हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बंटी सिंह रावत आपके लिए आज लेकर आया हूँ जनरल साइंस की क्लास, जिसके अंदर हमने अभी तक की पिछली 8 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। और इन 8 क्लासों के अंदर हमने करीबन 250 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। 250 क्वेश्चन हम बायोलॉजी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और आगे आने वाली क्लासों में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके भी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी की, जिसमें हमने अभी तक करीबन 50-50 क्वेश्चनों को लेकर आपकी क्लासेस को हमने आगे बढ़ाया हुआ है। तो बात करें एग्ज़ाम की, जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीपीए हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या अदर स्टेट एग्ज़ाम जो भी आपके जहाँ पर जनरल साइंस का वेटेज आपका अच्छा खासा रहता है, उन एग्ज़ामों के क्वेश्चनों को हमने आपके लिए इस सीरीज में उठाया हुआ है। और आज की क्लास हमारी 9th क्लास है, जिसके अंदर हम आज फिर से 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो जनरल साइंस की यदि वेटेज की बात करें तो अलग अलग एग्जामों में जनरल साइंस का जो वेटेज है, इसका जो लेवल है क्वेश्चनों का, वो पूछा जा रहा है। तो टाइम टाइम पर क्वेश्चनों का पैटर्न हमेशा बदलता हुआ देखने को नजर आ रहा है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन हमें पूछे जाने लगे हैं, तो लेकिन फिर भी हम प्रीवियस क्वेश्चनों को, पैटर्न को ध्यान में रख के आगे की स्टडी को कंटिन्यूस रखते हैं। तो आप कंटिन्यू हमसे इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपको आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दी जाती है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और प्रीवियस क्लासेस की भी आपकी जो भी वीडियोज आपकी डली हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी इन सारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो करते हैं भाई स्टार्ट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो ही है 251 क्वेश्चन से आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। भाई अल्पकालिक मतलब जिनका जीवन काल, ऐसे पेड़ पौधे जिनका जीवन काल बहुत कम समय का होता है, उन्हें हम एक वर्षीय पौधों में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि करीबन इनका जीवन काल, हम बात करें तो 6 से 10 सप्ताह के अंदर इनका जीवन काल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। मतलब फल देकर, फूल लगकर, फल देकर ये कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे पौधों को हम इनका क्या कह देते हैं, अल्पकालिक पौधे कह देते हैं। एक वर्षीय पौधे तो हमारे पास जैसे भी हैं, एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है, दीर्घकालिक पौधे भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हमसे क्वेश्चन में इस तरफ इतना सा पूछा गया है कि जो अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे होते हैं वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। जीवन चक्र पूरा करने का मतलब ये है, जब से ये पौधों के जमीन के अंदर इनका अंकुरण होगा, अंकुरण से लेकर जब तक इनके अंदर फल, और फल से क्या बनेगा भाई, बीज बनेगा। बीज बनने की जो प्रोसेस है इनकी, वहां तक की प्रोसेस को हम कहते हैं इनका पूरा जीवन चक्र करना, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इनकी होती हैं। फ्लावरिंग इनके अंदर होने वाला है, अंकुरण इनके अंदर होने वाला है, तब जाके अपना ये जीवन काल क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसा ऑप्शनों में हमें 4 दे रखा है कि 40 से 50 सप्ताह में, 50 से 60 सप्ताह में, 20 से 30 सप्ताह में, और डी ऑप्शन पे दे रखा है हमें 6 से 10 सप्ताह में। तो हम बात कर सकते हैं करीबन 1.5 से 2 महीने जिन पौधों का जीवन काल होता है, और उस जीवन काल के अंदर वो अपने इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उन पौधों को हम कह देते हैं अल्पकालिक पौधे। तो आंसर हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी वाला। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, शकरकंद में क्या रूपांतरण है। भाई शकरकंद जो हमें दे रखा है में क्या रूपांतरण होता है। भाई देखो, शकरकंद की यदि बात की जाए तो बहुत सारे जड़ों के हमने रूपांतरण पढ़े हैं, तनों के भी हमने रूपांतरण पढ़े हैं। क्या है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधों के जो भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, ये अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। वैसे ही जो शकरकंद है ना हमारा, वो शकरकंद की यदि बात करें तो वो शकरकंद हमारी जड़ का रूपांतरण है। भाई जड़ होती है शकरकंद, उस जड़ को हम, जड़ वाले भाग को क्या करते हैं भाई, खाते हैं। और ये क्या करता है, भोजन इकट्ठा करके इस जड़ के अंदर स्टोर कर लेता है।
तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई शकरकंद जो रूपांतरण है ना वो किसका रूपांतरण है भाई, तो शकरकंद हमारी जड़ का रूपांतरण। रूपांतरण तो हमें तने के भी देखने को मिलेंगे, तने के भी बहुत सारे रूपांतरण होते हैं, जड़ के हमने पढ़े हैं, पत्तियों के भी बहुत सारे रूपांतरण होती हैं, पत्तियां भी अपना भोजन ग्रहण करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी संरचना में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। तो शकरकंद जो खाया जाता है वो खाने योग्य जो भाग है ना वो क्या है, जड़ है हमारी। जैसे और भी है हमारे पास जड़ के रूपांतरण, जैसे हमारी मूली है, मूली भी जड़ का रूपांतरण है। गाजर है, गाजर भी हमारा काय का रूपांतरण है, जड़ का। चुकंदर है, चुकंदर भी जड़ का रूपांतरण है। सलजम है, सलजम, और साथ में हमारा क्वेश्चन है ही शकरकंद वाला, शकरकंद। तो ये सभी हमें जो देखने को मिलते हैं ना जी, हमारी सभी जड़ों के रूपांतरण है, तो याद रखना है आपको। तो ऑप्शन पहले पे ही दे रखा है हमें जड़, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जड़। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है भाई। देखो बात की जाए तो ये एक ऐसा रिलेशन हमें दे रखा है जिस रिलेशन के अंदर जो जीव है ना दूसरे जीव के शरीर पर वृद्धि करने वाला है, लेकिन उससे भोजन नहीं लेगा, सिर्फ उससे सहारा प्राप्त करेगा, सिर्फ उससे क्या करेगा, सहारा लेगा। सहारा लेने के लिए उसके शरीर पर एक तरीके से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधों को हमने देखा होगा कि एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाता है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिस पेड़ के ऊपर वो पौधा उग रहा है तो उस पेड़ से वो क्या लेता है, भोजन भी लेता है और सहारा भी लेता है उससे। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन बनने वाली है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि तो करेगा परंतु उससे कोई भोजन वगैरह के लिए उस पर निर्भर नहीं है, सिर्फ उससे वो क्या प्रदान करेगा, उसे सहारा प्रदान करेगा। ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे संबंध को हम कह देते हैं आदिपादप, एपीफाइट्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे ही हमारा एक और संबंध है, मृत परजीवी भी है, मृतोपजीवी है, सहजीवी भी संबंध है। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों पौधों को नुकसान भी हो सकता है, दोनों को, एक को नुकसान एक को प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनके बीच में जो रिलेशन जो बना हुआ है ना, वो पौधों के बीच में रिलेशन बना हुआ है क्या, सिर्फ सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, अधिपादप, जिसे हम कहते हैं क्या, एपीफाइट्स बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है आरोहण मूल। मूल मतलब होता है भाई जड़, मूल मीन्स होता है क्या, जड़। और जिसमें हमसे पूछा है कि आरोहण मूल पाई जाती है, यानी क्लम्बिंग रूट किसके अंदर पाई जाती है भाई। आरोहण मूल का मतलब जो होता है कि पेड़ पौधों के पादप के भाग से कुछ रेसे नुमा जड़ें निकलती हैं बाहरी भाग से उनके से, और ये जो जड़ें होती हैं ना, ये जड़ उस पौधे को क्या प्रदान करेंगी भाई, सहारा प्रदान करेंगी। जैसे कि अक्सर हमने बरगद के अंदर देखा होगा कि बरगद के पौधों के अंदर जड़ें जमीन वाले भाग में तो अंदर रहती हैं जिन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जड़ें तने वाले भाग से निकलती हैं और वहीं से वो सीधे जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। उन्हीं जड़ों को हम कह देते हैं क्या, आरोहण मूल कह देते हैं। और ऐसा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, बरगद के अंदर, बरगद। तो क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है, यानी आरोहण रूट हमें या मूल हमें देखने को मिलेंगी किसके अंदर, बरगद के पौधे के अंदर। तो हमारा जवाब हो जाएगा इसका डी वाला, बरगद के पौधे के अंदर। क्लियर। आगे है क्वेश्चन अगला 255, और 255 में हमसे पूछा है कि निम्न में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है भाई। अभ्रूणपोषी बीज कौन सा भाई, इसका जवाब हमें याद रखना है, अभ्रूणपोषी मतलब जिसके अंदर भ्रूण के लिए पोषण नहीं मिलेगा, बीज कौन सा है भाई, ऐसा हमें इसके अंदर जवाब देना है। तो मक्का नहीं है भाई, मटर, यस, गेहूं धान ये नहीं है भाई, हमारे गेहूं धान मक्का नहीं है, मटर का जो बीज है ना वो हमारा अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। और आपने एक एक्सपेरिमेंट का अच्छे से नाम सुना होगा कि मेंडल ने जो अपने जेनेटिक्स के जो स्टडी की थी, अध्ययन जो किया था, वो मटर के पौधे पर ही उन्होंने अध्ययन किया। मटर के पौधे पर अध्ययन करके ही उन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। और उन्हीं की देन है कि आज हम इतनी अच्छी खासी जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, मेंडल। तो मटर के पौधा ही है जिसके अंदर अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। क्लियर। तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 256।
256 में हमसे पूछा है कि बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है। भाई अंकुरण जब बीजों का हो रहा है तो मतलब बीज से नए फल के निर्माण की क्या चल रही है, तैयारी चल रही है। तो बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है। जब ऐसे बीज जब उनका अंकुरण फल के अंदर ही हो जाए उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मतलब वैसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर भी रह जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऐसा जो उदाहरण है ना हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है इसका क्या, नारियल। हमारा नारियल के अंदर ऐसा अंकुरण हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर जब अंकुरण जब होता है तो वो फल के अंदर ही अंकुरण हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओविफेरी। ओविफेरी इसको बोला जाता है, ओविफेरी इसको बोला जाता है। तो नारियल के अंदर हमें जो अंकुरण देखने को मिलता है ना वो ओविफेरी टाइप का मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं, उन पादपों को क्या कहते हैं। भाई ऐसे पेड़ पौधे जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे पादपों को हम कहते हैं क्या, मोनोकार्पिक। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कई बार फूल धारण करते हैं, कई बार उनके अंदर पुष्प आते हैं, कई बार उनके अंदर फल लगते हैं, उनको हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो मोनोकार्पिक जो पौधे होते हैं ना ये सिर्फ एक ही जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अपने फूलों को धारण करेंगे और फलों को धारण करेंगे, यानी पुष्पों को धारण करेंगे। तो जिनके अंदर और उसकी के अंदर इनका जीवन काल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन्हें हम कह देते हैं क्या, मोनोकार्पिक बीज कहलाएंगे या पादप कहलाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन 258, पत्तियों में नहीं होते हैं। भाई पत्तियों के अंदर क्या नहीं पाया जाता है। भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोएम, लेंटिसेल्स या रंध्र या द्वार कोशिकाएं। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि पत्तियों में क्या नहीं पाया जाता है। भाई तो फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम पेड़ पौधों के अंदर भाई जल का संवहन करेगा। भाई जल, सॉरी फ्लोएम जाइलम, सॉरी जल का संवहन, फूड का यानी भोजन का परिवहन जो होने वाला है ना फ्लोएम के माध्यम से होने वाला है। मतलब एक तरीके से ये हमारा जो है ना वो संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक कौन है भाई, फ्लोएम। दूसरा रंध्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। भाई गैसों का आदान प्रदान श्वसन की क्रिया में सहायक होती है कौन, और द्वार कोशिकाओं के माध्यम से। और इन्हीं रंध्रों के अंदर क्या पाई जाती है भाई, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ये तो इनका काम है। तो पत्तियों में ये सारी चीजें हैं, रंध्र भी, स्टोमेटा भी हैं, द्वार कोशिकाएं भी हैं, फ्लोएम भी है। लेकिन हमसे पूछा है पत्तियों में नहीं होता है, तो भाई लेंटिसेल्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, लेंटिसेल्स पत्तियों में नहीं पाया जाता है भाई। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है कि हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि पत्तियों में नहीं होता है, तो लेंटिसेल्स पत्तियों के अंदर नहीं पाए जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, लेंटिसेल्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है रबड़ क्षीर वाहिका जिसे हम लेटेक्स बेसल्स कहते हैं किस में मिलती है। ये बात हमें याद रखना है कि रबड़ क्षीर वाहिका लेटेक्स मिलती है किसके अंदर। ऐसे पौधे का हमें नाम बताना है या भाग का नाम बताना है जिसके अंदर ये पाई जाती है, जिसमें हमें दे रखा है जाइलम, फ्लोएम या कॉर्टेक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं वाला, ये वाला भाग दे रखा है। तो भाई देखो इनमें से हम बात करें कि जाइलम और फ्लोएम जो है ना हमारे, ये दोनों के दोनों ऊतक हमारे संवहनी ऊतक कहलाते हैं, जिसमें से जाइलम जो है ना वो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है ना वो भोजन का परिवहन करता है। ये तो इनके काम में आते हैं संवहनी ऊतक। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इसी के अंदर रबड़ क्षीर वाहिकाएं, लेटेक्स बेसल्स पाई जाती हैं कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, सी। अगला, तो क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं बायोलॉजी के अंदर, अभी तक जो पैटर्न में हमें क्वेश्चन देखने को एक साथ जो मिल रहे हैं ना वो हमें बॉटनी से देखने को मिल रहे हैं। मतलब पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चन हमें इस आज की सीरीज में देखने को मिले हैं। शुरुआती तौर में हमने अभी जो सीरीज स्टार्ट की थी 10 क्वेश्चनों को अभी हमने जो सॉल्व किया है वो हमारे पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान क्या होता है। जड़ें जो होती हैं ना, जड़ों की जो साइडें होती हैं, उन साइड जड़ों से निकलने वाला जो स्थान होता है ना उसे हम स्टील कहते हैं, यानी उसे हम परिरंभ बोला जाता है, परिरंभ। क्लियर। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, परिरंभ। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। हाँ, मेंडल की कहानी जस्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे, वही क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना उन्होंने अपने प्रयोग में सफल रहे थे। क्यों, क्योंकि चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, क्या उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, क्या उन्होंने एप्टी पीढ़ी तक अध्ययन किया, या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई।
इसका जवाब हमें देना है। तो देखो भाई, बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने जो भी अध्ययन किया है ना, वो अच्छे से डिटेल अध्ययन उन्होंने जो किया था मटर के पौधे पर, उन्होंने निरीक्षण भी किया, अपने नोट्स भी बना के रखते थे कि इससे पहले उन्होंने किन पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, कितने समय तक किया, कौन से लक्षण का उन्होंने अध्ययन किया, इसकी पूरी जानकारी वो रखते थे। और F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, मतलब पहली जनरेशन, उससे उसकी संतान का अगली जनरेशन, और उसकी संतान अगली जनरेशन, फिर उन्होंने उनमें भी संकरण कराया भाई। इस तरीके से मेंडल ने उन लक्षणों को देखा कि आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, इसी आधार पर उन्होंने जेनेटिक्स का स्टडी करके हमें आनुवंशिकी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, उपरोक्त सभी लक्षणों का मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था, इसलिए मेंडल अपने प्रयोगों में क्या रहे थे, सफल। अगला क्वेश्चन दे रखा है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब होता है कि जब कोई एक ऐसी संरचना शरीर के अंदर अचानक से उत्पन्न हो जाती है जो पहले नहीं थी, उस घटना को हम नाम दे देते हैं क्या, उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन यदि जीन में हो रहा है तो उसे जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन हम नाम दे देते हैं। तो अब ये हमसे पूछा गया है कि ये जीन म्यूटेशन जो होता है ना, वो किसमें परिवर्तन के कारण होता है भाई। तो जीन की हम बात करें तो जीन हमें कहाँ मिलने वाले हैं भाई, जीन हमें मिलने वाले हैं काय पर, गुणसूत्र या डीएनए पर मिलने वाले हैं, उनके क्रम में ही परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्रों पर मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन है कि प्रजनन के कारण भाई ऐसा कोई संबंध नहीं है, संलग्नता के कारण ये भी नहीं है, नाइट्रोजनी बेस के क्रम में परिवर्तन के कारण ऐसा कुछ नहीं है। ये है हमारा कि डीएनए के जीनों में क्रम में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उस क्रम के बदलने की वजह से जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और वो जीन जो पहले जिस काम को कर रहा था उसकी जगह पे वो किसी दूसरे काम को करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ये कहलाता है हमारा उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, डी वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में होता है भाई, अम्ल वर्षा। भाई अम्ल वर्षा जो हो रही है ना, जो एसिड रेन जो हो रहा है, ये हमारे वातावरण में होने वाले प्रदूषण की वजह से हो रहा है। प्रदूषण, प्रदूषण। अब वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है वो हमारे वाहनों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक जो धुएं हैं, उन धुओं से होने वाला प्रदूषण है हमारे पास, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन गैसों की वजह से हमारा वातावरण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। अब सल्फर डाई जो ऑक्साइड गैस जो निकलेगी ना, वो वातावरण में पाई जाने वाली नमी यानी पानी से क्रिया करके क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। मतलब H2SO4 का क्या कर लेती है भाई, वो निर्माण कर लेती है। इस वजह से अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण, और यही अम्ल फिर वापस इस पृथ्वी पर बरसता है। इसे हम कह देते हैं क्या, अम्ल वर्षा नाम दे दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि अम्ल वर्षा में होता है भाई, अम्ल वर्षा के अंदर क्या होने वाला है भाई, अम्ल वर्षा के अंदर अम्ल कुछ मात्रा में बरसता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। तो इसके अंदर पाया जाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ए सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 264। तो भोजपत्र किससे मिलता है भाई, ये हमें दे रखा है 264 क्वेश्चन पे कि भोजपत्र किससे मिलता है। चार ऑप्शन हमें दे रखा है कि बैटुला की छाल से, या सिनकोना से, या पाइपर से, या डलवर्जिया की छाल से। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हमें याद रखना है भाई, जो भोजपत्र जो हम बनाते हैं ना, जी हमें प्राप्त होता है किसकी छाल से, बैटुला की छाल से। तो आंसर हमारा भोजपत्र का चला जाएगा क्या, बैटुला की छाल से प्राप्त होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है लंबे रेसे कहलाते हैं भाई, रेसे। लंबे रेसे किसके अंदर हमें पाए जाते हैं, क्या फ्लिंट रेसे को कहते हैं हम, या फज को कहते हैं, या फ्लफ को कहते हैं, या फिर लिंट को बोला जाता है। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इनमें से लंबे रेसे जो होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लंबे रेसों में हम शामिल करते हैं किनको, लिंट वाले को। ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा। इनमें से हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक रेसे हैं, कुछ कृत्रिम रेसों का भी हमने निर्माण कर रखा है, बहुलक के रूप में भी हमने बहुत सारे रेसों का क्या कर रखा है, निर्माण। अगला है क्वेश्चन सिरका, जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर खट्टापन होता है, ये किसके कारण होता है भाई। विनेगर जो सिरका है ना, उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ये होता है एसिटिक अम्ल।
ये पाया जाता है सिरके के अंदर, जिसकी वजह से सिरके में जो खट्टापन पाया जाता है ना वो होता है। बाद बाकी की हम बात करें और भी पौधों के अंदर, जैसे कि इमली है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल हमें देखने को मिलेगा। दूध में पाए जाने वाला जो अम्ल है ना वो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है, और यही लैक्टिक अम्ल हमारा जो होता है ना वो हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है भाई, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक काम करने पर थकान क्या होती है भाई, महसूस होती है। उसके बाद ये लैक्टिक अम्ल फिर से आराम करने पर फिर से शरीर की मांसपेशियों में से नष्ट हो जाता है या किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, तो फिर से हम दोबारा से वर्क करने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। क्लियर। तो सिरका जिसे हम विनेगर कहते हैं, जिसके अंदर जो खट्टा पदार्थ पाया जाता है ना वो क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र हमें दे रखा है क्या, CH3COOH। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, CH3 एसिटिक अम्ल। क्लियर। अगला क्वेश्चन 267, लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या कहलाता है भाई, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या कहलाता है भाई। लाख के कीट का नाम याद रखा होगा आपने। लाख का जो कीट होता है, जिसकी इस कीट से ही हमें क्या प्राप्त होती है, लाख। तो मतलब लाख हमें जो मिलती है ना वो एक कीट से प्राप्त होती है, और इस कीट का नाम है लेसिफर लक्खा। लेसिफर लक्खा, इस कीट से हमें ये लाख प्राप्त होती है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि इस कीड़े का पोषक पाइप क्या कहलाता है, उसका नाम याद रखना है हमें, जिसे हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है लाख के कीड़े का पोषक पाइप, जिसे हम बोलते हैं बूटिया मोनोस्पर्मा। बूटिया मोनोस्पर्मा भाई। तो आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर, जेनेटिक्स से हमारा एक क्वेश्चन आ गया, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी भाई, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी भाई, किसकी खोज की, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। तो एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने हमारे एक टीके की भी खोज की थी, जिसका टीका हमें स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चेचक जिसे हम कहते हैं। उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है ना वो हमारे एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। तो हमें याद रखना है उस वैक्सीन की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर, जिसे हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कहते हैं भाई, स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसे बोला जाता है भाई, चेचक। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है ना वो हमारे एडवर्ड जेनर है। बाकी का चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, कॉलेरा है, इनकी खोज करने वाले अलग अलग वैज्ञानिक हमारे पास। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है एंटीजन क्या है भाई। आपने नाम सुना है एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी बनते हैं। कोई भारी एंटीजन जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके प्रवेश करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर किसी एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो हमारा शरीर उस रोग प्रतिरोधी क्षमता में क्या कर लेता है भाई, वृद्धि कर लेता है। तो भाई एंटीजन है क्या वास्तव में, तो एंटीजन वास्तव में एक प्रकार की क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्लियर। तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या, प्रोटीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को एक्स एक्स तथा वाई वाई लिंग निर्धारण का अनुपात हमसे पूछा जाता है भाई, क्या होगा भाई। देखो इसकी बात करें कि मानव जनसंख्या की अनुपात की बात करें, जिसमें हम मेल और फीमेल के रेशो की यदि बात करें, तो मेल और फीमेल का रेशो जो मिलता है हमें साइंटिफिक लॉजिक से यदि निकाला जाए, तो ये लॉजिक रेशो हमें मिलता है 1:1, यानी हम कहेंगे 50% 50%। वही दोनों की जो संख्या का अनुपात है जो वृद्धि कर रहा है ना वो एक तरीके से 50:50 के अनुपात में ही वृद्धि करता है। मतलब हम ये कहें कि एक दंपत्य जीवन में यदि पुरुष के यहाँ जितने ही लड़कियों का जन्म होगा उतने ही उसके यहाँ लड़कों का जन्म होगा, यानी 50-50% ऐसा रेशो आता है कि एक पुरुष के यहाँ पे कितने लड़के या कितनी लड़कियाँ होंगी। तो जो रेशो बनता है वो हमारा 1:1 बन जाता है। तो याद रखना है अनुपात हमारा 1:1 होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया फिर से हमारा, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण से संयोग करता है भाई। ये क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ लिया था कि एसिड रेन होने की वजह क्या है भाई, ऐसा कौन सा कारक है जो हमारे अंदर जल में एसिड रेन का कारण बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये हमारी क्रिया करती है किससे, जल से या नमी से, तो अम्ल का निर्माण करती हैं और अम्ल वर्षा फिर होती है। अगला क्वेश्चन, पीलिया का कारण है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए भाई सभी लोग। पीलिया का कारण क्या है कि भाई पीलिया जो है ना वो एक तरीके से हम कहें कि गंदे पानी पीने की वजह से होता है भाई, और वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसके अंदर हम कहें कि हमारा जो यकृत होता है ना वो संक्रमित हो जाता है और कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं भाई, पीलिया की बीमारी। तो वायरस से होने वाली बीमारी है भाई, जिसके अंदर हमारा जो डैमेज होने वाला है वो कौन होने वाला है, यकृत। यकृत या तो काम करना बंद कर देता है या फिर
क्रियाशीलता इसकी क्या हो जाती है, कम। गंदा पानी वगैरह पीने से या वायरस होने की ये बीमारी वायरस हमारे शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसकी वजह से हमें काय की बीमारी हो जाती है, पीलिया, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बिलरूबिन और बिलवर्डिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कैसा पड़ने लगता है भाई, पीला। हमारे आँखों पर, नाखूनों पर, इस भाग पर सबसे पहले हमें पीलेपन देखने को मिलता है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है हमारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, इसमें पूछा है कि किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं जब उस जीन का वाहक होता है। तो भाई किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाएंगे जब उसकी जीन का वाहक जो होगा ना, वो नर या मादा का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र होना चाहिए, चाहे तो वो नर हो या फिर वो मादा हो। उनका या तो एक्स गुणसूत्र होगा या फिर वाई गुणसूत्र होगा, एक्स या फिर या अथवा कह सकते हैं, अथवा वाई गुणसूत्र, इनमें से कोई होगा, तभी जाके लिंग संलग्न लक्षणों का क्या होगा, निर्माण। तो ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है बी वाला, तो बी आंसर हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आगे आता है भाई क्वेश्चन, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्बिनो होंगे, तो उनकी आदि संतानों में रंजकहीनता होगी, या फिर सभी संतान रंजकहीन होंगी, या 3/4 संतानों में रंजकहीनता होगी, या कोई भी संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो यहाँ पर दे रखा है हमें सभी, ये ऑप्शन को सही दिया। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे। रंजकहीनता की यदि बात करें हम, तो रंजकहीनता जो है ना, एल्बिनो कंडीशन, वो रंग को शो करती है भाई। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है तो उनकी सभी संतानें भी कैसी होंगी भाई, रंजकहीन। इससे हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो लक्षण पहुंचने वाले हैं, वो लक्षण सभी के सभी प्रभावी पहुंचने वाले हैं। तो सभी संतानें कैसी होंगी, रंजकहीन। क्यों? क्योंकि दोनों ही माता पिता क्या है भाई, इस लक्षण के लिए प्रभावी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन 75 में आते हैं कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है भाई। वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम कहें, जिसमें ये महिला या वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं कर पाता है। यदि उसको हरा दिखाओ तो उसे लाल नजर आता है, और लाल दिखाओ तो उसको हरा नजर आता है। उस बीमारी को हम कह देते हैं क्या, वर्णांधता या वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। और ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, पहुंचती है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस परिस्थिति में नारी भी वर्णांध हो सकती है। देखो, महिला का वर्णांध होना, क्योंकि महिला के अंदर क्या गुणसूत्र है भाई, एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुष के अंदर यदि हम बात करें, महिला के अंदर यदि हम बात करें तो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पुरुष के अंदर यदि हम बात करें तो एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसा किस परिस्थिति में हो सकता है, ये हमें बताना है भाई। तो ऐसा हो सकता है कि यदि पिता वर्णांध हो और माता वाहक हो भाई, तो उस स्थिति में महिला भी क्या हो सकती है, वर्णांध हो सकती है। देखो, इस गुणसूत्र की जो जीन होती है ना, वो एक्स गुणसूत्र पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो माता यदि वाहक होगी तब भी हमें जो वर्णांध वाली कंडीशन बनने वाली है, तो वो महिला भी वर्णांध हो सकती है। अक्सर देखा जाए तो महिलाओं के अंदर ये वर्णांधता वाली बीमारी बहुत कम देखने को हमें मिलती है। क्लियर बात। तो यदि पिता वर्णांध है, मतलब पिता रोगी है, और माता क्या है, इसकी सामान्य है, लेकिन वाहक जरूर है, उसकी जो जीन है ना उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन लक्षण उसका प्रकट नहीं हो रहा है, किसके अंदर, माता के अंदर। तो कोई एक नारी भी आगे चल के, कोई महिला भी वर्णांध हो सकती है। क्लियर। तो आंसर हमारा इसका ए वाला क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है ईस्ट है भाई। ईस्ट क्या है भाई हमारे पास, क्या ईस्ट एक प्रोकैरियोटिक कोश का है, या यूकैरियोटिक है, या एक कोश की है, या फिर बहुकोश की है। इस तरीके से हमसे पूछा गया है भाई। तो जवाब देना है भाई, ईस्ट आपका जो है ना, वो होते हैं कैसे, यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं भाई। यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका भी दो तरीके की हमारे पास देखने को मिलती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमारी सूक्ष्म जीवों में, बहुत पहले वाले जीव जंतुओं में, जो जीवन सबसे पहले पृथ्वी पर आया होगा, उन जीव जंतुओं में जो पाई जाने वाली जो कोशिका थी हमारी, वो थी कौन सी,
प्रोकैरियोटिक कोशिका। और आज के जो एडवांस एनिमल है हमारे पास, उन एडवांस और हायर एनिमलों के अंदर पाई जाती है हमारी कैसी, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ईस्ट को भी हम किस में शामिल करते हैं भाई, इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो हमारा आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं भाई। कवक की बात करें, इनके नामों से भी हम इसको जानते हैं, कवक, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको फंजाई भी कहते हैं, इसी को हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं। ये भाई नाम है, याद रखना है, कवक, फंजाई या कुछ भी इनको बोलो। सभी कवक सदैव होते हैं, इसका जवाब हमें देना है। सभी कवक जो होते हैं ना, वो सदैव मृतोपजीवी होते हैं भाई, ये बात याद रखना है, ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं भाई, ये प्राप्त करते हैं भोजन, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, मृतोपजीवी कह देते हैं, यानी सेप्रोफाइट। तो आंसर हमारा इसका चला जाएगा क्या, 277 का डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है। कवक के अंदर संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो कवक की यदि बात करें तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ना, वो ग्लाइकोजन या ऑयल के रूप में संचित रहता है, जिसे हम कहते हैं या तो ग्लाइकोजन के रूप में मिलेगा या तेल के रूप में मिलेगा। तो आंसर हमारा कवक के अंदर चला जाएगा क्या, डी वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है भाई। ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाने के लिए हम, जो ईस्ट है हमारा, ये भी एक प्रकार से हमारा कवक ही है, फफूंद जिसको हम कहेंगे। और इस ईस्ट से ऐसी कौन सी चीज है जिसका निर्माण हमारे घरों में देखने को मिलता है भाई। तो ऐसा है हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हम, या शराब हम बनाने के लिए जिसको हम कहते हैं, उसे बनाने के लिए यही है भाई हमारा एथिल एल्कोहल, शराब, जिसे को हम सोमरस कह रहे हैं भाई। ये शराब बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो आंसर हमारा एथिल एल्कोहल बना चला जाएगा। और इस एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, याद रखना है C2H5OH। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है भाई। देखो RNA और DNA की यदि बात करें, ये RNA ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है हमारी बॉडी में, और DNA ये है हमारे शरीर का एक आनुवंशिक पदार्थ है, जिसको हम कहते हैं, DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA को बोल देते हैं हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है भाई, इनके अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस पाया जाता है, इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। जैसे कि RNA के अंदर आप बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, वैसे ही DNA के अंदर भी मिलेंगे हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये मिलेगा। मतलब थाइमिन के स्थान पर DNA में मिलेगा हमें क्या, सॉरी यूरेसिल मिलेगा हमें किसके अंदर, RNA के अंदर, और थाइमिन मिलेगा हमें किसके अंदर, DNA के अंदर। तो RNA में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाता है और DNA में थाइमिन के स्थान पर क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है इसके अंदर। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में ही कॉमन होते हैं भाई। इनके अंदर DNA और RNA में एक ही मेन अंतर है कि ये नाइट्रोजनी जो क्षार होता है यूरेसिल और थाइमिन, उनका डिफरेंस पाया जाता है। तो RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या मिलने वाला है हमें, इसके अंदर हमें मिलने वाला है RNA के अंदर यूरेसिल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 280 का डी। अगला क्वेश्चन, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा। भाई डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, वहां पर फर्मेंटेशन वाली क्रिया हमारे सामने देखने को मिलती है, और उस किण्वन क्रिया के माध्यम से ही हम बहुत सारे नए नए डेयरी पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसा है हमारे पास एक बैसिलस है, हमारे पास बैसिलस जिसे हम कहते हैं हे बैसिलस, इसका उपयोग किण्वन करने के लिए किया जाता है। तो जीवाणु का नाम याद रखना है भाई सभी को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा बोटुलिज्म क्या है भाई। बोटुलिज्म, भाई बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन प्रदूषण है जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटनिकम जीवाणु द्वारा होता है भाई। भोजन को ये क्या बना देता है, जहरीला बना देता है, विषैला बना देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु भी हो सकती है भाई। उसे हम क्या कह देते हैं, बोटुलिज्म। तो आंसर यही दे रखा है कि एक प्रकार का भोजन है, दूषण है, जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटनियम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिस स्त्रावित करता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है भाई। तो ये क्या है भाई, एक प्रकार का जीवाणु है जो कि भोजन को जहरीला या विषाक्त बना देता है, जिसकी वजह से
व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु। अगला क्वेश्चन 33 में 283 में दे रखा है, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। भाई इनका नाम हमें याद रखना है। ऐसे वायरस जो नील हरित शैवालों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, उन वायरसों को हम साइनोफेज के नाम से जानते हैं। भाई साइनोफेज, ऐसा ऑप्शन में कहीं हमें दे रखा है साइनोफेज, ये ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं जिसमें से हमसे पूछा है कि इन चार ऑप्शनों में से सबसे छोटा जीव कौन सा है भाई हमारा। तो याद रखना है भाई सभी लोगों को, इसका क्वेश्चन भी याद होगा। जो माइकोप्लाज्मा है, जिसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, PPLO माइकोप्लाज्मा, जो कि हमारा सबसे सूक्ष्म जीव कहलाता है, सबसे छोटा जीव कहलाता है। विषाणु, जीवाणु, ईस्ट जो है ना, वो तो इससे तो क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं। तो याद रखना है भाई सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है। सहजीवी जीवाणु, अब सहजीवी संबंध की हम बात करें, जिसको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरियम बोल देंगे। सहजीवी जीवाणु का मतलब है ऐसा जो संबंध जिसमें दो जीवों के बीच होता है, जिसमें दोनों को लाभ होता है। मतलब कोई एक एनिमल ये है और दूसरा ये है, इन दोनों के बीच एक संबंध बना है जिसमें ए को भी प्रॉफिट होने वाला है और बी को भी। कब, जब ये दो जीव साथ साथ में रहेंगे, दोनों के साथ में रहने की वजह से दोनों को प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि मान लो भैंस और बगला का संबंध ले लें, तो भैंस को भी प्रॉफिट हो रहा है, बगुले को भी प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? कि भैंस के शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो भी कोई बैक्टीरिया, वायरस है, जो भी कोई सूक्ष्म जीव उसके शरीर में है, उसको खाने का काम कौन करने वाला है, वही बगुला। और बगले को क्या मिलने वाला है भाई, उससे भोजन मिलने वाला है। तो भाई दोनों को प्रॉफिट रहते हैं। दूसरा है राइजोबियम एवं दालों कल के पौधे। दलहनी कुल के पौधों में क्या पाया जाता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया उन दलहनी पौधों से अपना भोजन लेता है और ये राइजोबियम उन दलहनी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। तो इस तरीके से इनके बीच में ये संबंध देखने को हमें मिलता है। तो इसी को हम बोल देते हैं सहजीवी संबंध। ऐसा संबंध जिसके अंदर दो जीव अपने प्रॉफिट के लिए साथ साथ में रहते हैं, वो एक सहजीवी संबंध कहलाता है। तो याद रखना है, ऐसा सहजीवी संबंध हमें देखने को मिलेगा राइजोबियम के अंदर। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, सी वाला। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे बोला है साबूदाना किससे प्राप्त होगा है। भाई अक्सर जो हम खाने में जिसका उपयोग करते हैं साबूदाना, तो ये किससे प्राप्त होता है भाई, ये हमें याद रखना है। तो साबूदाना जो प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त होता है हमें साइकस से। साइकस का एक पौधा होता है, साइकस से हमें साबूदाना प्राप्त होता है। अब साइकस को हम सागोपाम भी कहते हैं भाई, सागोपाम, ये नाम भी याद रखना है भाई सभी लोगों। सागोपाम के नाम से भी जाना जाता है इसको, सागोपाम भी बोला जाता है इसको। और साइकस है और भी है, इन्हें हम जीवित जीवाश्म के नाम से, लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म भी बोला जाता है भाई, इन्हें जीवित जीवाश्म। ये बात भी आपको याद रखनी है, जीवित जीवाश्म। तो साबूदाना किससे प्राप्त होगा भाई, याद रखना है सभी को। साइकस के पौधे से क्या प्राप्त होता है भाई, साबूदाना प्राप्त होता है। नहीं, एक तरीके से बात करें तो साबूदाना जो है ना, वो एक पेड़ की छाल, उन छालों से ही हम इस प्रकार का साबूदाना आपके लिए बनाकर तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्विनैन प्राप्त की जाती है भाई। ये क्विनैन एक औषधि है जिसके उपयोग की हम बात करें, जो कि मलेरिया में बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है हमारे पास। और जो दवाई क्विनैन हमें जो प्राप्त होती है ना, वो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है, इसकी छाल से बनाकर तैयार की जाती है और मलेरिया में उपयोगी दवाई है भाई। क्विनैन का उपयोग कहाँ किया जाने वाला है भाई, मलेरिया, बहुत अच्छी खासी दवा का उपयोग किया जाता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। क्लियर। अगला, अधिकांश ईंधन, ये फ्यूल की बात कर रहे हैं, के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। ऐसे कोई पौधों के नाम बताया, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। भाई ईंधन के रूप में काम आने वाले पौधे कौन कौन से, कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं, तो इनका नाम हमें बताना है। तो इसके लिए कुल का नाम याद रखना है हमें, माइमोसोइडी। माइमोसोइडी, इस कुल के जो पौधे होते हैं ना, इस कुल के अधिकांश पौधों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रबर एकत्रित की जाती है भाई, इतना हमें मालूम है कि रबर जो प्राप्त होती है ना, वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, रबर पेड़ पौधों से, और पेड़ जो है ना, हिबिस्कस ब्राजीलेंसिस, इसके तने पर टैपिंग करके इसको प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है, हीविया ब्राजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके हमें क्या, रबर प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग हम आजकल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये भी हमारा हो चुका है 290 के, नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल जो सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा
दिया गया था भाई, इसे याद रखना है। तो ये दिया था हमारे कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था भाई, याद रखना है। हुगो डे ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। बेंथम और हुकर का सिद्धांत अलग है। विलियम हार्वे हमारे अलग हैं, विलियम हार्वे ये अलग है हमारे वैज्ञानिक, ठीक है। तो कार्ल लिनियस के द्वारा नामकरण की द्विनाम पद्धति दी गई थी। इसके अनुसार किसी भी जीव जंतु का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उस वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए उसके दो भागों की जरूरत होगी, एक जाति होगी उसकी और एक वंश होगा, इन दोनों से मिलकर बना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किसने खोजी थी भाई? यदि पेनिसिलिन की हम बात करें तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी ना, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, याद रखना है इस बात को। तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी ना, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट सीरीज चल रही है आपकी, आप कंटिन्यूस इनको रनिंग रखिए और क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लेवल के देखने को मिल रहे हैं। आप इनको साथ साथ में भी सॉल्व करते जाइए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इन क्वेश्चनों की सॉल्यूशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक एंजाइम का स्त्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से एक एंजाइम का स्त्रावण ईस्ट द्वारा, मतलब ईस्ट के द्वारा एक एंजाइम निकलता है जिसका उपयोग हम फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए करते हैं। उस एंजाइम का नाम हमें बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन्वर्टेज है, लाइपेज है, इनोलेज है और जाइमेज है, जिनके नाम हमें बताना है भाई। तो आंसर हमारा चला जाएगा, ईस्ट द्वारा बनने वाला जो एंजाइम है ना, वो है हमारा कौन सा? जाइमेज, याद रखना है भाई, जाइमेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है सीनोगेमेट संयुग्मक, संयुग्मक पाया जाता है भाई, संयुग्मक पाया जाता है भाई, इस बात को आपको याद रखना है। तो संयुग्मक जो पाया जाता है ना, वो राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है भाई, राइजोपस के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, किसके लिए भाई? जहाँ जिस जगह पर लाइकेंस पाए जाते हैं, यदि उस जगह पर कुछ हानिकारक गैसें यदि पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस जगह पर लाइकेन वृद्धि नहीं करते हैं, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जिस क्षेत्र में प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेंस बहुत कम वृद्धि करते हैं, ठीक है बात। तो लाइकेंस उसी के क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। तो आंसर हमारा इसका बी हो जाएगा, डबल बार लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि भागफल जिसे हम आईक्यू लेवल कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है भाई? ये आईक्यू जो निकाला जाता है ना, इसका अनुपात किससे होता है भाई जी? आपको याद रखना है। तो ये वास्तविक आयु और 100 से गुणा कर दिया जाता है, वास्तविक आयु और 100 से गुणा करके इसका अनुपात होता है भाई, उसे हम क्या कह देते हैं भाई? आईक्यू लेवल ज्ञात करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के बारे में किसके द्वारा बताया गया था भाई? सर्वप्रथम, तो भाई सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के बारे में बताने वाले हमारे फेमस जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इनका नाम याद रखना है, इन्होंने ही जेनेटिक कोड की क्या की थी भाई? खोज की थी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बाकी के फेमस वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं आप, वॉटसन, क्रिक है, बीडल टॉटम है, वॉटसन तथा क्रिक है, ठीक है। इनके नाम बहुत अच्छे अच्छे काम इनके द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है भाई? मनुष्य के शरीर में जो स्किन है ना, उस स्किन के रंग का नियंत्रण होता है भाई। स्किन की रंग की यदि बात करें, तो मानव के रंग की यदि बात करें ना, त्वचा के रंग की, तो कई प्रकार का है रंग है। देखो, काला भी है, सांवला भी है, गोरा भी है, भूरा भी है, सब तरीके के रंग देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जो जीन होगा ना, उसे क्या कहेंगे हम? ऐसे जीन को हम कहेंगे पॉलीजीन, यानी वो कई तरीके के लक्षणों को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है, ठीक है ना। तो त्वचा में मिलेन, वैसे यदि देखा जाए ना, मनुष्य के शरीर का जो त्वचा का रंग है ना, शरीर का जो रंग है ना, उसके रंग के लिए मिलेनिन, मिलेनिन ये वर्णक शरीर के अंदर पाया जाता है। इस वर्णक की वजह से हमारे शरीर का क्या होता है भाई? रंग होता है। तो इस जीन को नियंत्रित करने वाला जो जीन है ना, उसे हम पॉलीजीन कह देते हैं। अगला क्वेश्चन 98, कि डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था भाई। जब डीएनए की संरचना की खोज की गई, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो कौन थे भाई? तो डीएनए की जो संरचना है वो द्विकुंडलित संरचना होती है। इस संरचना को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे ना, उन वैज्ञानिकों को 1962 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे हमारे वॉटसन एवं क्रिक, जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना से हमें क्या कराया? परिचित कराया था, ठीक है, याद रखना है। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, वॉटसन एवं क्रिक। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर का जो निर्माण किया जाता है ना, वो गैसीलेरिया नामक पौधे से किया जाता है भाई, ग्रेसीलेरिया भाई। इससे अगर तैयार किया जाता है। अक्सर नाम हमने अगर के बारे में सुन रखा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं 300 क्वेश्चन, यानी आज की क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास के हमने 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं भाई। इसी तरीके से हमारे 50-50 क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए रनिंग में चल रही है, जिसमें हमारी आज की क्लास को शामिल करके हमने अभी तक 9 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंदर हमने टोटल क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो हम आपको करीबन 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की, जेंटोफिल क्या है भाई, हमसे ये पूछा गया है भाई जेंटोफिल क्या है। तो भाई जेंटोफिल की यदि बात करें भाई, ये पेड़ पौधों को रंग देने वाला है भाई, पत्तियों में पाए जाने वाला एक वर्णक है, जिसकी वजह से उनका जो पत्तियों का जो रंग होता है ना, वो जेंटोफिल की वजह से कैसा होता है भाई, पीला रंग। अक्सर ऐसे नाम सुना होगा आपने क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को कैसा रंग प्रदान करता है भाई, हरा रंग प्रदान करता है। अब क्लोरोफिल भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, इस तरीके से पाए जाते हैं। फिलहाल हमें याद रखना है कैरोटीन भी है जो कि लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, फिलहाल जेंटोफिल का नाम याद रखना है। जेंटोफिल पेड़ पौधों को कैसा रंग प्रदान करने वाला है भाई, पीला रंग प्रदान करने वाला है। तो जिन पौधों की पत्तियां पीली हैं, हम कह देंगे इसके अंदर जेंटोफिल का निर्माण क्या हो गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चनों को क्या किया, कंप्लीट किया। इस तरीके से हमारी इस जनरल साइंस की, यानी हम कहें इस जीएस की आपकी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जीएस के अंदर जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है हमारा, उसका हमने एक टारगेट रखा है कि हम आपको करीबन 1000 क्वेश्चन फ्री में सॉल्व कराने वाले हैं। इसी तरीके से आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, इसी तरीके से आपकी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है। और हम आपको अगले जो भी प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का एक बेस बनाकर आपको ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगेन आप वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी समय से मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें हम बायोलॉजी का अगला पोर्शन 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।